आप सभी को नमस्कार है। आज हम लोग बात कर रहे हैं फिर से एक बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की जिसका नाम है विचार ही वस्तु है, थॉट्स आर थिंग्स। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 2 की। इस चैप्टर में ऑथर ने यह बताने का प्रयास किया है कि अगर विचार हमारे बहुत ही क्लियर हो, स्पष्ट हो, तब वो मैनिफेस्ट जरूर होते हैं। अगर विचार स्पष्ट नहीं है तो असफलता होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और अगली जो स्टोरी है उसमें हम इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। आर्यू डार्बी नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्ड की खोज में, सोने की खोज में वो पश्चिम दिशा की तरफ गए और खुदाई वहाँ शुरू कर दी है। लेकिन उन्हें एक बात नहीं पता था, उन्हें ये नहीं पता था कि जितना गोल्ड ज़मीन के अंदर होता है उससे कहीं ज़्यादा गोल्ड हमारा दिमाग के अंदर होता है। कहने क्या मतलब हुआ? ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जितना गोल्ड जमीन के अंदर है, यानी कि जितनी प्रचुरता, जितना धन आप कमा सकते हैं किसी काम को करके, जॉब करके, बिजनेस करके, किसी प्रोडक्ट को बेच के, किसी सर्विस को बेच करके, उससे कहीं ज़्यादा जो वैल्यू है वो हमारे विचारों की है, हमारे सोच की है। और डार्विन ने यही मिस्टेक किया, उन्हें ये बात पता नहीं थी। वो अपने दोस्तों के साथ खुदाई करना शुरू कर दिए और खुदाई के एक लेवल तक पहुंचने के बाद उन्हें सोने की चमक दिखाई दी। लेकिन जहां सोने की चमक दिखाई दे रही थी वहां अब हाथों से खुदाई करना पॉसिबल नहीं था। उन्हें कुछ मशीन की जरूरत पड़ी और वो उस खदान का मुंह बंद करके अपने देश चले गए, अपने शहर चले गए। वहाँ उन्होंने अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को कलेक्ट किया, पैसे की व्यवस्था की और मशीन खरीद कर लेकर के आए, खुदाई शुरू किए। खुदाई कंटिन्यू करने के बाद उन्हें सोने की चमक नहीं दिखाई दे रही थी। काफ़ी खुदाई किए, सप्ताहों तक लगे रहे और जब रिजल्ट नहीं मिला तब वो फिर से उस खदान का मुंह बंद करके और उस मशीन को वहीं किसी कबाड़ी वाले को बेच करके चले आए। और कबाड़ी वाले व्यक्ति जिसने मशीन इनसे खरीदा था वो एक इंजीनियर को बुलाया, उससे जांच पड़ताल कराया, रिसर्च कराया और खुदाई खुद शुरू किया। और बहुत आश्चर्य की बात यह है कि जिस जगह पर डार्विन ने खुदाई बंद किया था वहां से मात्र 3 फीट दूर सोने की खदान उपलब्ध थी। और इंजीनियर का कहना था कि एक ब्लैक होल नाम की चीज़ होती है जो खुदाई के बीच में आती है। अगर ये बात पता होता डार्बी को तो वो कंटिन्यू रहते, बट उनको पता नहीं था, यानी कि नॉलेज। आप इस काम को कर रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपका टारगेट है, उसमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज कम होगी तो असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। यही मिस्टर डार्बी के साथ हुआ। उन्हें पता नहीं था कि ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ ऐसी होती है। फाइनली जो कबाड़ी वाले व्यक्ति थे उन्होंने खुदाई किया और सोने खदान उन्हें मिला। मिस्टर डार्बी को ये बात पता चला, वो बहुत दुखी हुए, बट उन्होंने डिसीजन लिया कि जो हुआ सो हुआ, अब अपने लाइफ में कभी भी मोड़ के भागने वाला काम नहीं करेंगे। और इस चैप्टर से, इस पार्ट से समझ में आता है कि कभी भी अगर हमें गिव अप करना हो, अपने काम को बंद करना हो, निराशा बहुत ज़्यादा हो, ऐसा लगे, तो हमें एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। अगर मिस्टर डार्बी खुद किसी इंजीनियर को हायर किए होते तो शायद वो ऐसा डिसीजन नहीं लेते। मिस्टर डार्बी खदान वाला काम छोड़ने के बाद शुरू किए अपना काम जीवन बीमा को बेचने में, और बहुत ही कम समय में। जिस तरीके से उन्होंने काम किया, बहुत इनकम किए, बहुत पैसा कमाए वो अपने टाइम पर। और उन्होंने इस बात को हमेशा ध्यान में रखा कि हमारे साथियों के कहने पर हमने सोने की खुदाई छोड़ दी थी, तो जितनी मात्रा में हमने छोड़ी थी, जितना हमें लॉस हुआ है, उसकी भरपाई हमें यहाँ से करना है। और वो लगातार लगे रहे। लोग उनको मना करते थे, क्लाइंट उनको मना करते थे, कस्टमर जल्दी डील नहीं होते थे, बट वो लगे रहे और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए सिर्फ इसी विचार से कि कभी भी मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। नेपोलियन हिल इस बुक को लिखने में बहुत सारे लोगों से मिले, जैसा कि हमने बताया 20 साल से अधिक समय लग चुका है इस बुक को लिखने में। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको बताया गया होगा। वो कहते हैं कि लगभग 500 लोगों तक उन्होंने डायरेक्टली जाकर के मिला, डिस्कशन किया, तब जाके इस बुक को लिखे हैं। और उनका कहना है कि मैक्सिमम लोगों को सक्सेस तब मिला जब वो बिल्कुल एंड पॉइंट पर थे, जब उनको लग रहा था कि अब सक्सेस नहीं मिल सकता, यानी कि जैसे ही वो गिव अप करने वाले थे उसके बाद ही सक्सेस उनके सामने थी। तो ऐसा सभी के साथ होता है। और इनका एक लाइन है जो कहते हैं कि असफलता बहुत चालाक और मजाकिया किस्म का होता है, इसे लोगों को तब गिराने में मजा आता है जब सफलता उसके बहुत करीब हो। एक और छोटी सी बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, इसको ध्यान से सुने, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और लगन का 50 सेंट का सबक।
मिस्टर डार्बी कहते हैं कि जो सोने की खुदाई में उन्होंने लॉस किया था वो एक असफलता की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी और वहाँ से उन्होंने लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा। वो बताते हैं कि वो अपने अंकल के साथ चावल के मिल में हेल्प कर रहे थे अपने अंकल का। ये स्टोरी का कुछ लाइन में बिल्कुल हूबहू पढ़ूंगा ताकि आपको पूरा फील आए और पूरी मीनिंग समझ में आए कि एक्चुअल में कहा क्या जा रहा है। वहाँ पर श्वेत और अश्वेत किसानों कॉन्सेप्ट था, यानी अश्वेत का मतलब जो काले लोग होते थे वो गोरे लोग के यहाँ काम करते थे बाटा सिस्टम पर। बाटा का मतलब जो आधा आधा अनाज को बांट लेते हैं या जो भी वहाँ प्रोसेस हो। मेन हम स्टोरी के मोरल पे आते हैं। एक दोपहर को वो अपने पुरानी मिल पर अपने अंकल के साथ में थे। दरवाज़ा खुला और एक छोटी सी बच्ची, अश्वेत किसी महिला की, यानी जो लोग उनके यहाँ काम करते थे, उनकी छोटी सी बच्ची आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर बोला, तुम्हें क्या चाहिए? विनम्रता से बच्ची ने जवाब दिया, मेरी मम्मी ने कहा है कि आप उन्हें 50 सेंट भिजवा दें। अंकल बोले, मैं नहीं भेजूंगा, अब तुम घर की ओर भाग जाओ। लड़की बोली, यस सर। बच्चे ने जवाब दिया, परंतु वहां से जरा भी हिली नहीं। मतलब बोली यस सर बट हिली नहीं। अंकल अपने काम में जुट गए। वो इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने एक तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि बच्ची अभी वहीं है, कहीं गई नहीं है। काफ़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो अभी भी वहीं खड़ी है। अंकल फिर चिल्लाए, बोले, मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर चले जाओ, अब जाओ या फिर मैं तुम्हें पिटाई कर दूं। छोटी बच्ची ने कहा, यस सर। लेकिन वो वहां से फिर भी नहीं हिली। मतलब अंकल की बात मान रही थी, यस सर कर रही है, लेकिन वो वहां से हिली नहीं। अंकल ने उस गेहूं के बोरे को वहीं पटक दिया जिससे वो उठाकर अपनी जगह पर लेकर के जाके रख रहे थे। वो एक डंडा उठाए और बच्ची की तरफ आ गए। उनके हाव से लग रहा था कि वो बच्ची को सबक सिखा कर रहेंगे, यानी कि उस बच्ची की पिटाई कर देंगे। डार्बी की सांसें थम गई। उन्हें विश्वास था कि अंकल बहुत गुस्से वाले हैं, आज बच्ची की पिटाई कर देंगे। जब अंकल बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची एक कदम आगे बढ़ी और वह उनकी आंखों में आकर डालकर तेज आवाज में चिल्लाई, मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। अंकल रुक गए। उन्होंने उसकी तरफ एक मिनट देखा, फिर धीरे से डंडे को फर्श पर गिरा दिया, अपनी जेब में हाथ डाला और 50 सेंट बच्ची को पकड़ा दिया। बच्ची ने पैसे लिए और दरवाजे के तरफ पीछे की ओर बढ़ने लगी, परंतु उसने अपनी आंखें उस आदमी से नहीं हटाई जिससे उसने अभी डराया था। यानी कि अंकल डंडा लेकर के बच्ची को डरा रहे थे और बच्ची अपनी आंखों से उनको डरा रही थी। बहुत देर तक अंकल बिल्कुल, जो डार्बी हैं मिस्टर डार्बी, उनके अंकल बहुत देर तक ऐसे खिड़की के पास बाहर देखते रहे और शांत रहे। कुछ समझ में नहीं आया। मिस्टर डार्बी को भी नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ, ये बच्ची इतनी पावरफुल कैसे हो गई और मेरे अंकल इतने गुस्से वाले हैं, एज में उससे बड़े हैं, हर चीज़ में उससे बड़े हैं, वो छोटी बच्ची है, ये इतना कैसे डर गए और उसके अंदर ऐसी कौन सी लगन थी, ऐसी कौन सी शक्ति थी जो कि वो जो चाहती थी वो हो गया। जब मिस्टर डार्बी नेपोलियन हिल से मिले तो आश्चर्य की बात यह थी कि जिस जगह पर ये घटना हुआ था, क्योंकि सारी घटनाएं सच्ची हैं, जिस जगह पर यह घटना हुआ था उसी जगह पर मिस्टर डार्बी ने नेपोलियन हिल को ये स्टोरी सुनाई थी। नेपोलियन हिल ने इस बारे में अपने विचार रखे कि क्या ऐसी अद्भुत शक्ति आ गई थी उस बच्चे के अंदर, और मिस्टर डार्बी ने भी यही पूछा, ऐसा क्या हुआ था उस बच्ची के अंदर उस टाइम पर, ऐसा क्या हुआ था अंकल को कि अंकल उस बच्ची की बात को मान गए। इस बुक में बहुत सारे स्टेप्स बताए गए हैं आगे के चैप्टर में, और ऑथर यही कहते हैं कि इस सिचुएशन का, इस माइंडसेट का आंसर किसी एक लाइन में नहीं दिया जा सकता है। आगे बुक्स को पढ़ेंगे कंटिन्यू, इसके आप जैसे हम अब समरी आपसे डिस्कशन कर रहे हैं तो समरी आप कंटिन्यू समझेंगे तो वो सारे स्टेप समझ में आएंगे कि वो इतने पावरफुल चीज़ क्या थे